नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट जो क्लास जो थी वो अपने रुधिर परिसंचरण के तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में जो था आज जो है वो अपनी जो क्लास रहेगी वो है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन के अंदर ये है कि जो अपने शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो बहुत ही पॉइजनस या हार्मफुल होते हैं अपने शरीर के लिए, और उनको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो सभी सजीवों के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और उनको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, एक तंत्र मिलता है जिसको बोलते हैं अपन उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र अगर अपनी बात करें तो अपने में भी मोस्ट ऑफ जो होते हैं उत्सर्जन जो होता है वो है किडनी। तो किडनी जो फंक्शन करती है वो उत्सर्जन का फंक्शन करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जैसे त्वचा है, ठीक है, लीवर है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं जैसे CO2 के रूप में, पसीने के रूप में, ठीक है, और जो वर्णक के रूप में जो वर्णक टूट जाते हैं, ठीक है, उनसे जो पिगमेंट बनते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए भी जैसे लीवर काम करता है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, वर्णकों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ेंगे वो उत्सर्जन तंत्र अपन ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र क्या जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन में, उत्सर्जन के क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन होता कैसा है। ठीक है, और उत्सर्जन में कौन कौन से अंग जो होते हैं वो भागीदारी निभाते हैं, जैसे किडनी के अंदर भी बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गन होते हैं, सॉरी उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर और उनकी क्या क्या भूमिका है, ठीक है, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है उत्सर्जन। पहला जो है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि देखो अपने शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलेंगे अपन उपापचय क्रिया, जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो तरह का होता है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन यानी कोई भी पदार्थ टूटेगा, ठीक है, तो टूटना वो इसमें होता है। दूसरा जो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कोई चीज बनती है, बनना। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होना, ठीक है, बनना, ये जो है ब्रेकडाउन और बनना। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेस होता है अपने बॉडी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो वापस टूट जाता है और टूटने से एनर्जी बनती है, CO2 बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ अपने टूटने वाला प्रोसेस, कौन सा हुआ, कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वापस ग्लूकोज बनते हैं, अपने अंदर भी प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वापस बना है, तो वो कौन सा हुआ, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो दो प्रोसेस होता है इन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनते हैं, अपशिष्ट बनते हैं, अपशिष्ट बनते हैं। जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, यूजफुल भी होता है, साथ साथ में कुछ अपशिष्ट भी बनते हैं। जैसे घर का निर्माण हो रहा है अपन, तो घर के निर्माण में आप देखोगे घर तो बन रहा है लेकिन साथ साथ में वेस्ट भी बनते रहेंगे। ठीक है, जैसे घर तोड़ भी रहे तो उसमें भी क्या बनेंगे, वेस्ट बनेंगे। तो अपशिष्ट पदार्थों का बनना, ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक है अपने शरीर के लिए। तो इनको शरीर से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या शरीर से उसको हटाया जाता है, या बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालना।
तो शरीर से बाहर निकालना। तो हानिकारक उपापचय प्रक्रिया के दौरान बनने के दौरान या उपापचय होने के दौरान क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं और हानिकारक पदार्थों को क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। तो उत्सर्जन में क्या होता है, नाइट्रोजन जीनस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उपापचय प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, वो विषैले होते हैं शरीर के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर त्यागना। ठीक है, ये कहलाता है क्या, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर एक तो है अमोनिया, ठीक है, दूसरा जो है यूरिक एसिड है, और तीसरा जो है वो है यूरिया। ठीक है, इन तीन रूपों के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। या तो अमोनिया के रूप में निकालते हैं, या यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं, या यूरिया के रूप में निकालते हैं। ठीक है, तो इनके रूप में ये क्या करते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। त्यागना, इसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। तो उत्सर्जन समझ में आ चुका होगा कि उपापचय प्रक्रिया के दौरान बनने वाले नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं, जो नाइट्रोजन में जिनमें पाए जाते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को वक्र के द्वारा या किडनी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। तो अपने अंदर क्या मिलती है, इसके उत्सर्जन करने के लिए किडनी मिलती है। अलग अलग जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें जो होता है वो अलग अलग तरह के तंत्र मिलते हैं। किसी में जो जैसे आद्य जंतु है, जैसे अपन बात करें पॉरीफेरा है, ठीक है, सिलेंटेटा है, प्लेटी एल्मेंथीज है, एसके एल्मेंथीज है, निमेटोड है, तो जिसमें जो उत्तक वाले आते हैं, ठीक है, या अंगों वाले आते हैं, तो उनके अंदर विशेष प्रकार के अंग मिलते हैं। जैसे प्लेटी एल्मेंथीज में ज्वाला कोशिका मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इसको उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। आर्थ्रोपोडा में मेलपिगी ट्यूब्स मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग संरचना पाई जाती है। अपने अंदर अगर बात करें, जो स्तनधारी है उनके अंदर क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो जो कॉर्डेटा होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, किडनी पाई जाती है। अब उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर कौन से पदार्थ कौन सा एनिमल्स निकाल रहा है, उसके आधार पे इनको तीन भागों के अंदर अपन क्या करते हैं, बांटा जाता है कि भाई कौन कौन से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, इन तीनों में से कौन सा पदार्थ जो होता है वो एनिमल निकाल रहा है, उस हिसाब से उसको क्या बोला जाएगा, एनिमल कहा जाता है। एक तो तीन भाग है। पहला है अमोनिया उत्सर्जी एनिमल्स या जंतु, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनो उत्सर्जी एनिमल्स या जंतु कहा जाता है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में बोला जाएगा क्या, एमिनोटेलिक। नाम से पता लग जाएगा, देखो एमिनो का मतलब होता है अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स या जंतु। दूसरा होता है यूरिया, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक। क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक बोला जाता है। और ये यूरियोटेलिक जो होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ये करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये करते हैं यूरिया का उत्सर्जन। ठीक है, और ये करते हैं यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड का करते हैं। तो यूरिक एसिड का करने वाले को बोलेंगे यूरिकोटेलिक। क्या बोला जाएगा, यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। इन नाम देख लो, दोनों थोड़े बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये यूरियोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है। ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, और ये यूरिया, ये क्या है, यूरिया। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और यूरिक एसिड को उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेरिक कहलाते हैं। पहला, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स, जो ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनस बेस के रूप में या नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको अमोनियोटेलिक एनिमल्स या अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है।
इन जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। तो ये अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है। दूसरी चीज ध्यान रखना, अमोनिया जो होता है बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है अपने शरीर के लिए, अतः इसके निकास के लिए सीधी सी बात है, इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए जंतु को ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो ये एनिमल्स जो है वो जो एमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो मोस्ट ऑफ कहां पे मिलते हैं अपने को, जलीय जंतु होते हैं। कौन से होते हैं, मोस्ट ऑफ कैसे मिलेंगे, जो जल में रहते हैं। ठीक है, जल में क्या होगी, पानी की ज्यादा मात्रा होगी। ठीक है, अत्यधिक विषैला होता है होने के कारण उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जल की अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया कैसा होता है, पॉइजनस है, विषैला होता है, अत्यधिक विषैला होता है, और इसके निकासी के लिए क्या होता है, जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा है, इस उत्सर्जन में वक्र की कोई अहम भूमिका नहीं होती है, क्योंकि अमोनिया तो सीधी सी बात है, अपने अंदर भी जो अमोनिया का निर्माण होता है वो कहां पे होता है, लीवर के अंदर यानी यकृत के अंदर होता है। ठीक है, अमोनिया से जो बनता है वो कहां बनता है, ये लीवर में, और लीवर से उसको तुरंत किस में बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है ऑर्निथिन साइकिल के दौरान। ठीक है, तो ऑर्निथिन साइकिल जो अपन ने लीवर के अंदर कुछ भाग पढ़ा था उस समय बताया था कि ऑर्निथिन साइकिल में ये होता है कि अमोनिया जैसे ही बनता है तो अमोनिया को तुरंत किस में बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉइजनस होता है। तो इनमें किडनी क्या, इन प्राणियों में अमोनिया उत्सर्जी या एमिनोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको एमिनोटेलिक या अमोनो उत्सर्जी एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पंज है, निडेरियंस जो आते हैं। ठीक है, अस्थिल मछलियां जो होती है, बोनी फिश जिनके अंदर बड्डियां मिलती है, मेंढक का भी टेडपोड लार्वा जो पानी के अंदर रहता है, पूंछ वाले उभयचर, ठीक है, जैसे सैलामेंडर जो पानी में रहते हैं, एस्केरिस है, केचुआ है, ठीक है, एवं मगरमच्छ जो है, ये जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन ये करते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया उत्सर्जी वाले क्या है, एनिमल्स हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को उपापचय प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है, तो अपने यहाँ पे एक सिस्टम होता है, वो होता है किडनी। किडनी क्या करती है, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने में मदद करती है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है अमोनियो उत्सर्जी, जिसको एमिनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है, दो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा जो होता है वो यूरियाटेलिक या यूरियोटेलिक कहा जाता है, जिनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स या यूरिया उत्सर्जी एनिमल्स कहा जाता है। तीसरा जो है वो यूरिक एसिड वाला है। ठीक है, जो अपना उत्सर्जन में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहा जाएगा, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन में अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। अमोनिया बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है और इसके लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, दूसरा यूरिया यूरिया उत्सर्जी में वे पदार्थ आते हैं जिसमें वे एनिमल्स आते हैं जिनमें थोड़ा कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यूरिया, जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो है वो यूरिया को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है, तो यूरिया। ठीक है, तो मनुष्य जो है इसका एग्जाम्पल है। इन जंतुओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त है, कम विषैला होता है। ठीक है, और इसमें कम जल की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा जल की आवश्यकता अमोनिया में पड़ती है, कम जल की आवश्यकता यूरिया में पड़ती है, और सबसे कम पड़ेगी किसमें, यूरिक एसिड में। स्तनधारियों में कई स्तर उभयचर जो होते हैं, समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करती है। कुछ मछलियां भी है, उभयचर भी है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक क्या कहते हैं, इसको एनिमल्स कहा जाता है। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, ये यूरियोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक है और ये यूरिकोटेलिक है। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, स्तनधारी मनुष्य। अपना पूछे तो मनुष्य जो है
देखो मेंढक उसमें भी आया था, लेकिन मेंढक का जब लार्वा होता है तब वो किस में जाता है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, मेंढक के लार्वा को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। ठीक है, तो टेडपोल जो रहेगा वो जल के अंदर रहता है, तो जल के अंदर रहेगा तो वो जल में क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन जैसे उभयचर होता है, क्योंकि मेंढक कैसा एम्फीबियंस है, कैसा है, एम्फीबियंस। कैसा है, एम्फीबियंस है, उभयचर है। ठीक है, जलीय सर्प जैसे कछुआ, घड़ियाल, उपास्थल मछलियों वाले, जिसमें उपास्थल मछलियों का मतलब होता है जिसमें कार्टिलेज मिलते हैं। ठीक है, सार्क है, एस्केरिस है, केचुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये जो है वो किसके रूप में, यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है यूरिक एसिड वाले, ऐसे एनिमल जो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, उन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। सबसे कम विषाक्त होता है ये। ठीक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। ये कम विषाक्त होने के कारण इसमें जल की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है। और ये किसमें रहते हैं, सरीसृप जैसे कुछ होते हैं। पक्षियों के अंदर याद रखना, पक्षी जो होते हैं वो यूरिक एसिड के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसके लिए घोंघा है। कीटों के अंदर नाइट्रोजिनस अपशिष्ट यूरिक अम्ल होता है, जो जल की कम मात्रा में के साथ में गोलिकाओं के रूप में, ध्यान रखना किसके रूप में, जैसे पक्षी बीट करते हैं। ठीक है, पेस्ट के रूप में, गोलिकाओं के रूप में, जैसे छिपकली देख लो, गोलिकाओं के रूप में निकालती है। ठीक है, ये पेस्ट के रूप में, बर्ड्स जो होते हैं वो पेस्ट के रूप में निकालते हैं। तो ये पेस्ट के रूप में, गोलिकाओं के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और उसमें क्या होते हैं, ये यूरिको अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सर्प, पक्षी वर्ग के जंतु सारे इसमें आएंगे। कीट आते हैं, सरीसृप आते हैं, और इसलिए घोंघा आता है। ठीक है, इसलिए में कौन आता है, घोंघा आता है। घोंघा मतलब जो पायला होता है उसको बोला जाता है, शंख जो जिसे बांधते हैं अपन, वो घोंघा जो है उसके अंदर कौन सा होता है, यूरिक अम्ल जो होता है वो उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो अमोनिया का उत्सर्जन, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो एमिनोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक एसिड को करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत अमोनिया में पड़ती है, उससे कम जो पड़ती है वो यूरिया में पड़ती है, और सबसे कम किसमें पड़ती है, इसके अंदर पड़ती है। इसमें पक्षी याद रखना है, ह्यूमन याद रखना है। ठीक है, उसमें मछलियां जो है वो याद रखना है। फिर है मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है वो, उसके अंदर मेन भूमिका रहती है वो अपनी किडनी की रहती है। किडनी के अंदर जो होता है वो काम करती है फिल्ट्रेशन का। किसका काम करती है, छानने का या फिल्ट्रेशन का काम करती है। कौन, किडनी। अच्छा, किडनी जो होती है वो दो होती है। ठीक है, ये दोनों अपने वर्टिबल कॉलम, पहला एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उधर भाग के पीछे वाले भाग में, यानी पीठ जो होती है अपने, कमर जो है, कमर के ऊपर जो पीछे वाली जो भाग है, उनके वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुक दंड, जो कशेरुक दंड है उसके दोनों तरफ मिलती है। तो कशेरुक दंड के दोनों तरफ मिलती है, पीछे की तरफ मिलती है। ठीक है, लेकिन जब भी किडनी के अंदर स्टोन या ऑपरेशन वगैरह का होता है तो किडनी बाहर से अपन यहां से ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहां से ऑपरेशन जब करते हैं अपन, ठीक है, तो अगले अगले वाले भाग से करते हैं, पीछे वाले भाग से नहीं करते। वो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि पीछे जो होता है अपना कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, डॉर्सल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और डॉर्सल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो वहां से अपन ऑपरेशन नहीं करते हैं, कट वट लगाएंगे वो आगे से लगते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको दो तरह की गुलाबी रंग की जो बीन शेप की, ठीक है, सेम के बीज के आकार की दो किडनियां मिलती है। ठीक है, ये उदर भाग में, उदर भाग, ठीक है, उसके बाद में कशेरुक दंड, उदर भाग में कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के दोनों तरफ, के दोनों तरफ, दोनों तरफ पाई जाती है। कशेरुक दंड के दोनों तरफ ये क्या होती है, पाई जाती है।
या आप देखोगे ये किडनी जिसको बोलेंगे अपन राइट, ठीक है, ये कौन सी है, राइट वाली है, ये कौन सी है, लेफ्ट वाली है, दो किडनी मिलती है। दोनों के अंदर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से एक जो ब्लू रंग की आती है वो वेना केवा होती है, यानी महाशिरा होती है, महाशिरा होती है, ठीक है। और यहां से जो आती है ऑर्टा, ऑर्टा को बोला जाता है धमनी, महाधमनी बोलते हैं इसको, धमनी, महाधमनी बोला जाता है। दोनों आके दोनों से पाइप देखो ये जाती है, जब ये मैंने आपको पहले भी बोला था जो हृदय से आती है वो हमेशा महाधमनी या ऑर्टा या वेना केवा होती है, लेकिन जैसे ही वो शाखाओं के अंदर पतली हो जाती है यानी बढ़ जाती है तब उनको क्या बोला जाता है, ऑर्टा को बोला जाता है आर्टरी और वेना केवा को बोला जाता है वेन, ठीक है। अब देखो ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है किडनी में, तो किडनी के लिए इसका लिए नाम क्या हुआ, रीनल होगा, क्या हो गया, रीनल हो गया, जिसको वक्र धमनी बोला जाता है या वक्र शिरा बोला जाता है, वक्र धमनी, तो इसको बोला जाता है वक्र शिरा। वक्र शिरा, ठीक है। तो धमनी और शिरा यानी रुधिर की आपूर्ति के लिए आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि आपको ये जो है वो रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, यानी ये वक्र धम शिरा है और ये वक्र धमनी है, ये भी दोनों कहा जाती है अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। और ये इनको न्यूट्रिशन देती है और वापस जो होती है वो जो यूरिया जो लीवर के अंदर बना था उसको भी लेके यही आती है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये किडनी है, फिर यहां से आप देखोगे कि दोनों किडनी से एक ट्यूब निकलती है, दोनों किडनी से एक क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है, ठीक है। उसके ऊपर देखो किडनी के ऊपर दोनों जो है किडनी है उसके ऊपर एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी है कि वक्र के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वक्र के ये ऊपर मिलती है, जिसका अध्ययन जो है इसको अपन ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तब आपसे वापस पूछा जाएगा कि भाई ये कहाँ मिलती है, तो आपको एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो वक्र के ऊपर मिलती है। फिर होता है कि दोनों किडनियों से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, जिसको यूरेटर बोला जाता है और ऐसे बोला जाता है मूत्र वाहिनी, क्या बोला जाएगा, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, ठीक है, या यूरेटर बोला जाता है। यूरेटर दोनों आके किसमें खुलते हैं, एक ब्लैडर में खुलते हैं जिसको बोला जाता है यूरेनरी ब्लडर, यूरेनरी ब्लडर, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन मूत्राशय, क्या बोला जाता है, मूत्राशय, ठीक है। तो मूत्र जो होता है वो इकट्ठा का होता है मूत्राशय के अंदर होगा, ठीक है। मूत्राशय के अंदर क्या होता है, मूत्र का एकत्रित होता है, इसके अंदर एकत्रित होता है, वहां से निकलता है यूरेथ्रा, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोला जाता है मूत्र मार्ग, क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जहां से मूत्र विसर्जन होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, वो क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है, ठीक है। तो ब्लैडर जहां पे इकट्ठा होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसमें मूत्राशय बोलते हैं, मूत्र मार्ग। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो होता है वो मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इसकी परासंरचना देखें तो यहाँ पे आपको एक किडनी का एक सेक्शन कट किया हुआ है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा होगा। किडनी जो होती है एक कवर से घिरी हुई रहती है जिसको बोला जाता है क्या, रीनल कैप्सूल, क्या बोला जाता है, रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये फाइब्रस जो होता है वो यही है, रीनल कैप्सूल, जो ऊपर वाला जो होता है ना ये वाला भाग, इसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं वक्र संपुट, वक्र संपुट। फिर आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे जो है जिस भाग से यहाँ पे ये वाली ट्यूब जो येलो रंग की जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये वक्र के अंदर जाती है, ये क्या होती है, ये यूरेटर ही है, ये क्या है, यूरेटर है, यूरेटर जिसको बोलेंगे अपन मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, ठीक है, यूरेटर बोला जाता है। ये मूत्र वाहिनी जो होती है ये अंदर जाके एक फनल जैसा शेप बनाती है जिसको बोलेंगे अपन रीनल पेल्विक, जिसको बोलेंगे अपन वक्र श्रोणी,
वक्र श्रोणी, ठीक है। वक्र श्रोणी जो प्लेविक यानी फनल जैसा यानी कीप जैसा आकृति बना रही है। आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। तो ये ट्यूब जो होती है अंदर जाके फैली हुई होती है। इस भाग को क्या बोला जाता है? वक्र श्रोणी या रीनियल पेल्विक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीनियल पेल्विस बोला जाता है इसको, ठीक है। वक्र श्रोणी कहा जाता है। फिर आपको ब्लू रंग की एक ट्यूब दिख रही है जिसको बोला जाएगा रीनल वेन। क्या बोला जाता है? रीनल वेन यानी वक्र धमनी बोला, वक्र शिरा बोला जाएगा, वक्र शिरा, ठीक है। और रीनल आर्टरी को क्या बोला जाता है? वक्र धमनी, वक्र धमनी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक चीज आई हुई है हाइलम। हाइलम, हाइलम जो है वो क्या है? हाइलम वह भाग होता है जहां पे जो इसके देखो दो भाग है। आप इस तरफ देखोगे तो ये आपका भाग होगा कॉन्वेक्स वाला। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स वाला यानी उत्तल वाला भाग, ठीक है। और ये जो भाग जो होता है इस तरफ वाला वो कौन सा होता है? अवतल वाला भाग है, यानी इसका आकार अवतल लेंस या दर्पण जैसा होता है, ठीक है, अवतल जैसा होता है। इसको बोला जाता है कॉनकेव भाग। तो कहते हैं कि कॉनकेव भाग में, जैसे आप किडनी में ऊपर बना रहा हूं, इस भाग के दौरान आप देखोगे कि जो पाइप जिस पोर्शन से अंदर घुस रही है इसके अंदर, उस पोर्शन को, जैसे मैंने इस पेन को यहां से पकड़ रखा है, तो ये पेन जो होती है जो यहां से घुस रही है, तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। यानी जहां पे ये जुड़ी हुई रहती है, कनेक्शन हो रहा है किडनी के अंदर, वो अंदर जा रही है, ठीक है, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है, ठीक है। तो हाइलम वह जंक्शन होता है जहां पे क्या होता है? किडनी के अंदर वक्र शिरा, वक्र धमनी, ठीक है, यूरेटर, मूत्रवाहिनी, ठीक है, और कुछ नर्व जो होती है वो उस भाग से वहां पे अंदर की तरफ क्या करती है? एंटर करती है। उस भाग को क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। तो हाइलम जहां पे वो अंदर जाएगी ट्यूब्स वगैरह, यानी कोई भी ट्यूब जो बाहर से आ रही है जो वक्र के अंदर प्रवेश करती है, जिस भाग से अंदर प्रवेश करती है, यानी दरवाजे से अपन कोई अंदर जाते हैं तो दरवाजे वाला भाग जो होगा उस दरवाजे को क्या बोला जाएगा? हाइलम कहा जाएगा। फिर आप देखते हो ये इस तरह से रीनल मेडुला। अच्छा, इस किडनी के दो भागों के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। किडनी को दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर अपन देखें तो मैं इसके अंदर देखा जाए तो आप किडनी को दो भागों में बांट सकते हो कि भाई ये दो भाग हुए। अच्छा, दो भाग कौन कौन से? बाहर वाले भाग को क्या बोला जाता है? रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है या वक्र वलकुट बोला जाएगा, वक्र वलकुट बोला जाता है, वलकुट, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर वाले भाग को, ये बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। और अंदर वाले भागों को मेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेडुला बोला जाता है या मज्जा बोला जाता है, वक्र मज्जा या मेडुला बोला जाता है, वक्र मेडुला, मेडुला कहा जाता है। ये अंदर वाला भाग है, ठीक है। तो किडनी के दो भागों के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। बाहर वाला भाग जो होता है वो वलकुट कहलाता है, अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे कि वलकुट वाले भाग के अंदर, सॉरी, मेडुला वाले भाग के अंदर और कुछ भाग जो होता है वो वलकुट का भी रहता है। इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं? पिरामिड जैसे, ठीक है। आपको ये लाल रंग के ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मैंने दो ब्लू से अभी सर्कल किया है, ठीक है। तो ये जो है इनको बोला जाता है या फिर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर मार्क एक, ठीक है। ये जो दो जो संरचना है, ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी संरचना मिलेगी। ये पिरामिड जैसे दिखते हैं, यानी आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये इसकी आकृति होती है, ठीक है। इस तरह की आकृति होती है तो इनको बोला जाता है वक्र पिरामिड बोला जाता है। पिरामिड जैसी आकृति होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? वक्र पिरामिड्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? वक्र पिरामिड्स। अच्छा, ये वक्र पिरामिड जो होते हैं, अगर इनको और थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है ये वक्र पिरामिड्स, इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है फिल्ट्रेशन की इकाइयां पाई जाती है या निक्षेपण की इकाइयां पाई जाती है, निष्पदन की,
ठीक है। इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, और जूम करके देखोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन कहलाते हैं, नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन जो होता है वो निष्पदन की या छानने की या फिल्ट्रेशन की इकाई माना जाता है। फिल्ट्रेशन का काम किडनी के अंदर नेफ्रॉन द्वारा किया जाता है। जो यूरिया आएगा लीवर से वो यहाँ आके क्या हो जाता है? उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। उसका पूरा कार्य जो होता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भाग होता है किडनी का, ठीक है। ये क्या करता है? निष्पदन का या छानने का कार्य या फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो यूरिन को बनाने में, मूत्र के निर्माण में कौन भागीदारी देता है? मेन नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन। इसलिए ये इकाई के रूप में माना जाता है। फिर होता है, आप बीच में देखो, इनको बोला जाता है रीनल के कॉलम है, ठीक है। ये रीनल के कॉलम है। उसके बाद में आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को और नीचे वाले भाग को, तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है, ये आगे चल के देखो एक खुल रहा है, जिसमें खुलता है उसको बोलते हैं अपन मेजर कैलिक्स, ठीक है। उससे पहले जो छोटी वाली चीज होती है जिसमें ये पिरामिड्स खुलते हैं, ठीक है, उस वाले भाग को, जो छोटे वाले भाग को, उसको बोला जाता है माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो मेजर कैलिक्स पहले खोलेगा माइनर कैलिक्स में, ठीक है, फिर खुलता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स खुलता है अपने पेल्विक रीजन में या श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र से जाता है कहां पे? यूरेटर में, ठीक है। तो मूत्र के निर्माण देखो कैसा होगा। मूत्र का निर्माण वैसे पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो होगा वो कहां पे होगा? मेडुल नेफ्रॉन से होगा। नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन कहां पे है? जो आपको पिरामिड्स में मिल रहा है, पिरामिड्स में होते हैं मेडुलरी। यहां से मूत्र जो होता है, मूत्र नेफ्रॉन में बनता है। मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन से कहा जाता है, ये नेफ्रॉन से जाता है किसके अंदर? मेजर कैलिक्स के अंदर, सॉरी माइनर कैलिक्स के अंदर। ये इस वाले में, छोटे वाले में माइनर कैलिक्स। फिर माइनर कैलिक्स से कहा जाता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से कहा जाता है, ये मेजर कैलिक्स से जाता है किसमें? पेल्विक रीजन में। किसमें जाएगा? इस वाले भाग में, जो ये श्रोणि क्षेत्र जो है उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो किसमें जाता है? ये श्रोणि क्षेत्र के अंदर जाता है, श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र से जाता है कहां पे? मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी से वही आगे चल के किसमें जाएगा? यूरेटर में, सॉरी यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर से कहा जाता है यूरेथ्रा द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो मूत्र के निर्माण में इस तरह की भागीदारी ये रहती है नेफ्रॉन की, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर कि मूत्र जो है वो पहले निर्माण जो होता है वो नेफ्रॉन में होता है। कैसे होता है जिसको पढ़ेंगे अपन। मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन में हुआ, नेफ्रॉन से गया कहां पे? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से जाता है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से जाता है श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र से जाता है मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी से इसको क्या किया जाता है? कहां पे ले जाता है? यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिनरी ब्लडर से इसको बाहर त्याग दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा, ठीक है। तो ये संरचना के अंदर, इन जो अपन ने संरचना पढ़ी, इन संरचनाओं के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो है वो कौन है? नेफ्रॉन है, ठीक है। तो किडनी की जो फंक्शनल इकाई जो होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। कहां मिलती है? ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। इसका कुछ भाग जो रहता है वो मेडुला के अंदर रहता है, और कुछ भाग जो रहता है वो कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी अपने किडनी की संरचना।
ठीक है, तो समझ में आ चुकी होगी आपको किडनी की संरचना कि दो किडनी होती है, दोनों को जो होती है वो एक महाशिरा और महाधमनी द्वारा कनेक्टेड होती है, वहां से दोनों में से ट्यूब निकलती है जो किडनी के अंदर जाती है, इन शिराओं से, महाशिराओं से, महाधमनी से, उनको वक्र धमनी और वक्र शिरा कहा जाता है, या रीनियल आर्टरी या रीनियल वेन कहा जाता है। इन किडनी के ऊपर एक ग्रंथियां पाई जाती है, प्रत्येक 2 ग्रंथियां होती है, प्रत्येक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको एड्रिनलिन ग्लैंड या अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, फिर रहता है कि यहां से इन दोनों जो वक्र जो है या किडनी जो है उनसे एक, दोनों से एक ट्यूब निकलती है जिनको मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहा जाता है। फिर आप देखोगे कि ये यूरेटर जो होता है दोनों एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है या थैले जैसी नुमा संरचना होती है, उनके अंदर खुलते हैं जिसको यूरिनरी ब्लडर कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे अगर यूरेथ्रा द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाता है तो यूरिन का संग्रहण का होता है मूत्राशय के अंदर या यूरिनरी ब्लडर के अंदर होता है। फिर हमने किडनी का क्रॉस सेक्शन जो एरिया आपने एक सेक्शन देखा कटिंग सेक्शन के अंदर, अंदर वाले भागों को देखने के लिए, तो यूरेटर जो होती है वो अंदर की तरफ घुसती है और एक फनल जैसा शेप बना लेती है जिसको बोला जाता है क्या, रीनिया पेल्विस बोला जाता है। फिर आप देखोगे कि जो अंदर की तरफ किडनी के 2 भाग होते हैं, अवतल भाग होता है, एक अवतल और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, और एक अवतल होता है। तो अवतल की तरफ में, ठीक है, जो जिस भाग से ये अंदर करते हैं यानी दरवाजा, ठीक है, जहां से अंदर जाएंगे उस भाग को क्या बोला जाता है, हाइलम कहा जाता है। इस भाग में रीनियल आर्टरीज या रीनियल वेन और वक्र शिरा या वक्र धमनी अंदर जाती है। ठीक है, उसके बाद में मूत्रवाहिनी भी अंदर जा रही है। उसके बाद में आप देखोगे जो इसमें नहीं बताई हुई है, जो नर्व जो होती है वो भी यहाँ पे अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाले जहां से गुजरती है अंदर जाती है उनको बोला जाता है। फिर आप देखोगे ये मूत्रवाहिनी जो होती है अंदर जाके ये फैल जाती है। ठीक है, जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स बनाती है, ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स जो होते हैं ये पिरामिडों से जुड़े हुए रहते हैं, जो जिनको बोला जाता है अपने क्या बोला जाता है, रीनियल पिरामिड्स बोला जाता है या वक्र पिरामिड्स बोलता है। इनके अंदर क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन मिलते हैं और इनका ही कार्य क्या होता है, निष्पदन का होता है। ठीक है, फिर बाहर वाले भाग को, वक्र को अपन 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोला जाएगा, अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। ये इसकी संरचना थी। मानव में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में उत्सर्जन तंत्र में कौन होता है, वक्र होता है जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इनको संरचनाओं के आधार पे इनको 3 भागों, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है किडनी, दूसरा होता है उससे क्या निकल, दूसरा जो होता है इसको अपन बात थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे। दूसरा जो होता है जैसे मूत्राशय, फिर होता है मूत्रवाहिनी और फिर लास्ट में क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। सबसे पहला होता है वक्र किडनी। तो किडनी को अपन ने पढ़ा कि वक्र जो होता है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। प्रमुख क्या है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इन भागों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वक्र होता है, किडनी होती है। इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। ठीक है, यानी 2 होती है ये, जिसमें दाएं वक्र की तुलना में बायां वक्र थोड़ा सा ऊपरी भाग में स्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दायां वक्र की तुलना में बायां वक्र यानी इस तरफ वाला जो वक्र होगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से। बायां वक्र थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होता है। ये गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं। वजन में मादा का की तुलना में नर का वजन अधिक होता है। अगर नर वक्र देखे या नर की किडनी देखे तो वो ज्यादा थोड़ी भारी होती है और मादा की जो होती है वो कम होती है। ठीक है, नर में आप देखोगे तो 150 से लगाकर 180 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है और मादा के अंदर देखोगे तो 135 से लगाकर 150 तक इसका वजन होता है। ठीक है, तो वजन में आप देखोगे तो भारी किस में होती है, नर में होती है। वक्रता आखिरी थोरेसिक, ठीक है, और तीसरी कटी मेरुदंड के बीच स्थित होता है। ठीक है, यानी थोरेसिक, थोरेसिक का मतलब होता है ये इस तरह से वाला भाग। ठीक है, तो यहां से पीछे की तरफ ये होते हैं, ये थोरेसिक्स वाला भाग है के नीचे। ठीक है, आखिरी मतलब अंतिम जो थोरेसिक वाला भाग होता है वहां पे, और जो मेरुदंड की जो पीछे कटी
जो होती है तीसरी कटी, ठीक है, वह उनके बीच के दोनों या दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। वक्र का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। इंपोर्टेंट, वक्र का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। और भी मैंने बताया था हार्ट का निर्माण भी मेसोडर्म से होता है, ठीक है, और वक्र का निर्माण भी किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। वक्र में मेटानेफ्रिक या पच्य वक्र प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक होते हैं, ठीक है। और वक्र के ऊपरी छोर पे स्थित एडिनल ग्रंथि होती है टोपीनुमा आकार की, जिसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो वक्र दो होते हैं, ठीक है, जो उदर भाग के अंदर, या अपन कह सकते हैं कि जो आखिरी थोरेसिक जो कैविटी होती है, थोरेसिक जो पार्ट जो होता है, और तीसरी कटी जो मेरुदंड होता है के बीच में क्या होता है? ये स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि ये इसका निर्माण जो होता है वो मेसोडर्म से होता है। और कौन सा होता है अपने पास में? मेटानेफ्रिक होता है, पक्ष वक्रिक होता है, पीछे की तरफ ये पाए जाते हैं। वक्र के ऊपर ही छोर पे एक ग्रंथि स्थित होती है जिसका नाम क्या है? एडिनल ग्रंथि है, ठीक है। तो वक्र दो है तो ग्रंथियां भी क्या होगी? दो होगी, ये एडिनल ग्रंथि होती है। फिर है मूत्रवाहिनी। किडनी से एक मूत्रवाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय में खुलती है। कोई मूत्रवाहिनी अभी बताया था आपको, कहां पे खुलती है? मूत्र। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका वक्र में स्थित आरंभिक भाग चौड़ा होता है, कीप नुमा होता है, जिसे वक्र श्रोणी कहा जाता है, जिसको रीनियल पेल्विस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रीनियल पेल्विस कहा जाता है, जो अभी अपन ने देखा रीनियल पेल्विस, ठीक है। जो ये यूरेटर जो होता है वो अंदर जाके ऐसा फनल शेप में इस तरह का हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रीनल या वक्र श्रोणी कहा जाता है। फिर होता है मूत्राशय। ये थैली नुमा होता है जहां पे मूत्र एकत्रित होता है, त्रिकोणीय शेप होता है, जो अभी देखा था, नाशपति आकार का, जिसमें मूत्रवाहिनी मूत्र को पहुंचाती है, ठीक है। और इसमें डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है जो आयतन के प्रसार को कर सकती है। डिट्रेशन पेशिया का मतलब होता है यानी जो जो जैसे जैसे इसमें बढ़ा जाएगा, ठीक है, मूत्र आता जाएगा तो इसका आकार जो होगा वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो डिट्रेशन पेशिया जो इसके आयतन का प्रसार करती है, इसके वॉल्यूम को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है। फिर होता है मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्र शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग सीधी सी बात है, जहां से मूत्र को बाहर निकाला जाएगा वो मूत्र मार्ग होगा। मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशियां पाई जाती है, ध्यान रखना, अवरोधनी पेशियां, जिसका बारे में अपन ने जब अपन ने डाइजेशन पढ़ा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था स्पिंक्टर मसल्स, ध्यान रखना। स्पिंक्टर शब्द आते ही ध्यान रखना जो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं यानी कम ज्यादा जो होते हैं, ये क्या डिसाइड करेंगे कि मूत्र कितना बार जाना है या रोकना है उसको, ठीक है। तो उसका डिसीजन जो होता है वो कौन लेते हैं? अवरोधनी पेशियां करती है। या मूत्र के उत्सर्जन को नियंत्रण का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अवरोधनी पेशियों के द्वारा होता है, जो सामान्यतः मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। सामान्यतः कैसा रखेगी? बंद रखेगी, नहीं तो मूत्र क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सामान्य, तो ये सामान्य क्या करती है? स्पिंक्टर है, बंद कस के बंद रखती है। जब भी ये बढ़ जाता है, जब अपन टॉयलेट करने जाते हैं, इनका नियंत्रण वैसे मस्तिष्क करता है, तो जैसे अपन टॉयलेट करने जाते हैं तब ये क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है, उस समय मूत्र बाहर निकल जाता है। इनके शिथिलन होने पर मूत्र त्यागा जाता है, ध्यान रखना। शिथिलन होने पर, संकुचित होगी तब तो क्या होगा? वो पैक रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसा ही वो शिथिलन में आ जाएगा यानी खुल जाएगा तो उस समय मूत्र जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। सीधी सी बात, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या होगा? जैसे ही क्या होगा? अवरोध होगा तब तो वो क्या होगी? रुका हुआ रहेगा, ठीक है, यानी पैक हो गया तो, और खुल गया उस समय, शिथिलन के समय खुल जाता है। तो शिथिलन के समय क्या होता है? ये खुलता है और इसमें कसकर क्या होता है? बंद होता है। इसमें क्या होता है? बंद होता है। नर में मूत्र मार्ग अधिक का लंबा यानी 20 सेंटीमीटर होता है, जिससे मूत्र और वीर्य दोनों ही बाहर निकालते हैं शीशन के द्वारा। कौन निकालता है? शीशन, जिसको बोला जाता है पेनिस। पेनिस के जरिए क्या करते हैं? अपन मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। नर के अंदर ये खासियत होती है कि नर के अंदर जो मूत्र मार्ग है और जो जनन मार्ग है वो भी कैसा होगा? एक ही होता है, यानी वीर्य भी उसी मार्ग से बाहर निकलता है और मूत्र भी उसी मार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है।
इसलिए मूत्र मार्ग इनमें कैसा होता है, लंबा होता है। लेकिन महिलाओं के अंदर क्या होगा, जो गर्ल्स जो होती है उनमें क्या होगा, मूत्र मार्ग जो होता है वो कैसा होता है, सेपरेट होता है। कैसा होता है, सेपरेट होता है। और अपने अंदर जो होता है नर के अंदर वो कैसा होता है, कॉमन होता है। कैसा होता है, कॉमन होता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई कम होती है, 4 सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर से सीधा मूत्र मार्ग जो होगा वो 4 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, और इसके अंदर कितना होता है, जैसे ये यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है, और यहां से ये ऊपर से यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी इसके अंदर खुलती है। ठीक है, और ये देखो अगर 4 सेंटीमीटर तो होता है किसके अंदर, महिलाओं के अंदर, फीमेल में। ठीक है, और ये अगर देखें तो जो कितना 20 सेंटीमीटर जो होता है वो किस में होता है, मेल में। मेल में बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है कि मेल में जो होता है वो पेनिस के जरिए होता है, तो पेनिस की साइज के हिसाब से इसमें जो होता है वो क्या होता है, ये बड़ा होता है। नर में मूत्र मार्ग में 3 भागों में बटा हुआ होता है, प्रोस्टेट, यूरेथल भाग होता है, फिर झिल्ली नुमा भाग होता है और सीसन भाग। प्रोस्टेट भाग का मतलब होता है जो सपोज मान लो प्रोस्टेट ग्रंथि है उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला भाग इसको बोला जाता है प्रोस्टेट भाग, बीच वाले भाग को इसको बोला जाता है झिल्ली वाला भाग, और जो किनारे वाला अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं सीसरी भाग, सीसरी भाग बोलते हैं। ठीक है, ये अंतिम भाग होता है जहां से मूत्र जो होता है, जहां मूत्रपोर या छिद्र होता है मूत्र मार्ग का, उस भाग को बोला जाता है सीसनी भाग। ठीक है, प्रोस्टेट यूरिया यानी यह प्रोसेस ग्रंथि होती है यहाँ पे, इसके पास में होता है तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट या यूरेथल भाग होता है। बीच वाले भागों को बोला जाता है झिल्ली नुमा भाग जो होता है, ये झिल्ली नुमा भाग होता है। ठीक है, और अंतिम जो भाग जो होता है उसको बोलेंगे हम शीर्षी भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षी भाग। ये है शीर्षी भाग है। ठीक है, तो ये थी मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी जो मूत्र को लेके आती है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और ये कैसी हो जाती है, अंदर जाके कीप नुमा, किडनी के अंदर जब जाती है तो कीप नुमा आकृति में बदल जाती है, जिसको वक्र श्रोणी कहा जाता है। मूत्राशय जहां मूत्र एकत्रित होता है, थिलेनुमा त्रिकोणीय नासपति आकार का ये भाग होता है जहां पे मूत्र क्या होता है, एकत्रित होता है। इसमें कौन सी डिट्रेसर पेशियां पाई जाती है जो आयतन का प्रसार करती है। जैसे ही मूत्र यहाँ पे भरा जाएगा, धीरे 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 जब ये फुल हो जाएगा तब इसका आकार भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, जहां से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलेंगे अपन मूत्र मार्ग। यहाँ पे अवरोधनी पेशियां पाई जाती है जो सामान्यतः कसकर बंद रहती है। ठीक है, जिस समय मूत्र नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही ये शिथिलन में आती है तब मूत्र को त्यागा जाता है, और इसको कंट्रोल करना कौन करता है, अपना नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, नर के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है वो लंबा होता है, क्योंकि नर के अंदर मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों एक ही पाथ से यानी एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं, यानी सीसन के द्वारा। ठीक है, और स्त्रियों के अंदर जो मूत्र मार्ग जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, जो जनन मार्ग से संपर्क में नहीं होता है, लेकिन ये जनन मार्ग से संपर्क में होता है। तो मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही, मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग एक ही है, एक ही, किसमें, नर में। ठीक है, एवं मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग कैसे होते हैं, अलग 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 अलग। ठीक है, वो किस में होते हैं, मादाओं में। तो मादाओं के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग मिलते हैं, नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही मिलता है। ठीक है, फिर होता है जो मूत्र मार्ग होता है उसका जो आरंभिक भाग होगा, ठीक है, वो जो कहलाता है प्रोस्टेट या यूरेथल भाग होता है, जो जहां से सीधा यूरेथल यानी यूरिनरी ब्लडर यहाँ से जो जुड़ा हुआ रहेगा। फिर आगे जो होता है झिल्ली नुमा भाग होता है, ठीक है, बीच वाले भाग, और आगे जो होता है सीसन मुंड जिसे बोलते हैं अपन, वह वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है,
शीर्षी भाग बोलते हैं इसको। तो ये 3 भाग होते हैं इसके। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी के अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे अपन ने पढ़ा। किडनी का और अपन स्ट्रक्चर अगर देखें तो किडनी में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्राव करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्राव करती है जो अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती है। तो ये हार्मोन जो होता है वो किडनी निकालती है। ये हार्मोन क्या करेगा, रक्त के द्वारा जाएगा और ये अस्थि मज्जा में जाता है और वहां पे आरबीसी बनाने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कि आरबीसी बनाने में कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है, जो किडनी निकालती है वो कौन सा होता है, एरिथ्रोपोइटिन। दूसरा होता है किडनी में रेनिन हार्मोन का भी स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है, रेनिन हार्मोन का, जो रक्त वाहिनियों में रक्तदाब को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, ये रक्तदाब को बढ़ाता है। ठीक है, रक्तदाब को, तो रेनिन हार्मोन जो होता है वो रक्तदाब को क्या करता है, बढ़ाता है। मानव की किडनी में पेरिटोनियम झिल्ली के पीछे स्थित होती है, इसलिए इसको रिट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है। यानी पेरिटोनियम जो यहाँ पे जो झिल्ली होती है वहां के उसके पीछे की तरफ ये होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम क्या कहा जाता है, रिट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी के बाह्य सतह को कैप्सूल, बाह्य सतह को, इसको बाह्य सतह को क्या बोला जाएगा, ये क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, अपने को संपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैप्सूल को क्या बोला जाएगा, संपुट, संपुट बोला जाता है। ठीक है, या कैप्सूल कहता है, कैप्सूल को दूसरा नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपुट, ये पूरे आवरण को। ठीक है, अब किडनी के 2 भाग हैं, जैसे आपको बताया मैंने, किडनी के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला भाग है, ये देखो, ये बाहर वाला भाग जो होगा, जो रेड कलर का आपको ये आपको दिख रहा है, ठीक है, या मैरून रंग का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इसको बोला जाता है वल्कुट। क्या बोला जाता है, वल्कुट। और बीच वाले भाग को बोला जाता है मज्जा। क्या बोला जाता है, मज्जा। तो बाहर वाले भाग को वल्कुट कहा जाता है, अंदर वाले भाग को मेडुला या मज्जा कहा जाता है। जो पिरामिड मिलते हैं वो मज्जा में मिलते हैं, इसलिए उनको मेरुडरी पिरामिड्स बोला जाता है। इनको कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, जिसको मज्जा पिरामिड्स भी कहा जाता है। फिर किडनी के इस भाग में ग्लोमेरुलस समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये ग्लोमेरुलस क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं क्या होती है। ठीक है, ये जो है नेफ्रॉन के भाग है। किसके भाग है ये नेफ्रॉन के भाग है। ग्लोमेरुलस जो है ये जो है नेफ्रॉन के भाग होते हैं, और नेफ्रॉन के ये भाग जो होते हैं वो कहां पे मिलते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे मेडुला भाग, इसमें अंदर वाला भाग होता है, ये भाग जो होता है वो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग है। ठीक है, किडनी के इस भाग में, ये भाग में आकार के संरचना पाई जाती है जिन्हें पिरामिड्स बोला जाता है। त्रिकोणीय आकार की, त्रिकोणीय आकार की संरचना पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, पिरामिड्स बोला जाता है। आप देख रहे हो ये जो है वो क्या है, पिरामिड्स है। ठीक है, तो ये पिरामिड जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, मज्जा में पाए जाते हैं। ठीक है, पिरामिड सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें बर्नी के स्तंभ भी कहा जाता है। ये बर्नी के स्तंभ जो होता है, बीच में जो जगह होती है, इसको बोलते हैं अपन बर्नी के स्तंभ, बटनी के स्तंभ, स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण होता है। ठीक है, ये तो आपको पहले बता दिया था, मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र का संग्रहण होता है। तो किडनी के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। यह हार्मोन क्या करता है,
आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है अस्थि मज्जा के अंदर। दूसरा होता है रेनिन, जो है वो हार्मोन निकलता है। रेनिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो आपको रेनिन जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, रक्त के दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, जो पेरिटोनियम जो होती है झिल्ली के पीछे स्थित होती है, इसलिए इसको रिट्रो, रिट्रो मतलब पीछे की तरफ है, तो रिट्रो पेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी के जो बाह्यतम सतह जो होती है उसको कैप्सूल कहा जाता है। ये बाह्य सतह को क्या बोला जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके दो भाग है, बाह्य भाग को वल्कुट कहा जाएगा, अंदर भाग को मेडुला कहा जाता है। अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस और समीपस्थ जो नलिकाएं होती है, ग्लोमेरुलस और समीपस्थ जो नलिकाएं होती है, ठीक है, समीपस्थ नलिकाएं जो होती है वो किस भाग में मिलती है, कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर मिलती है। ये कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर ये क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, और दूसरे जो पिरामिड्स, पिरामिड्स वाले जो होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, अपने मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और मेरा पिरामिड्स के अंदर ही क्या मिलते हैं अपने को, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अपना नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है निष्पदन की या छानने की एक इकाई है, किसकी, किडनी की। तो किडनी की ये क्या है, इकाई है, निष्पदन या छानने या फिल्ट्रेशन यूनिट है या इकाई है। अब देखो यहां पे इसकी संरचना इस तरह से ये होता है। देखो अमोनिया का निर्माण ठीक है उपापचय के दौरान होता है, ठीक है, उपापचय के दौरान होता है। ठीक है, तो ये जो बनता है वो कहाँ है, होता है लीवर के अंदर, यानी यकृत में। फिर ये बहुत ही पॉइजनस होता है, अभी पढ़ा था आपने, ये बहुत ही विषैला होता है, विषाक्त होता है। तो इसको किसमें चेंज किया जाता है, इस अमोनिया को किसमें बदला जाता है, यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, अमोनिया को किसमें बदल जाता है, यूरिया में। इसको बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, ये ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अब यूरिया जो होगा वो लीवर से, यकृत से, और ये चीज क्या होती है, यकृत में, लीवर में होती है। कहां पे होती है, ये लीवर के अंदर या यकृत के अंदर ये घटना होती है। यहां से यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, इसको जो अभिवाही धमनी है, ठीक है, वो इसको लेके आती है, ये लेके आई। ठीक है, अभिवाही धमनी यहाँ पे लेके आती है इसको। कहां से लेके आती है, यूरिया यानी लीवर से लेके आती है। कहां से लेके आती है इसको, लीवर से। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, इसके अंदर जो अलग अलग भाग है आप देख रहे होंगे, जो आ रही है उसको बोलेंगे अभिवाही धमनी। क्या बोलेंगे, अभिवाही धमनी। और जो जा रही है वापस, यहां से वापस इसके अंदर होके वापस जा रही है, इसको बोलेंगे अपवाही धमनी। क्या बोलेंगे, अपवाही धमनी का। देखो धमनी का आया, धमनी का मतलब छोटी है इसलिए। फिर आप देखोगे ये जो संरचना येलो रंग की, ये वाली, ये कप जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस पूरे भाग को बोला जाता है मेलपिगी ट्यूब्स। क्या बोला जाता है, मेलपिगी ट्यूब्स बोला जाता है, मेलपिगी नलिकाएं। क्या बोला जाता है इसको, मेलपिगी नलिकाएं कहा जाता है। ये मेलपिगी नलिका में ग्लोमेरुलस, अभी शब्द आया था आपको, जो कहां पे मिलता है, कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर मिलता था। कौन कौन, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट। तो ये समीपस्थ नलिका, ये भी आपको बताते हैं अभी। ये जो गोलाकार भाग होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है बोमन संपुट। क्या बोला जाता है, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल्स। क्या बोला जाएगा, बोमन कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है,
फिर आप देख रहे हो कि ये रुधिर वाहिनी जो आई है, कौन सी आई है, धमनी का। ये धमनी का अंदर जाके क्लस्टर बना देती है, गुच्छक बना देती है, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, और एक क्लस्टर बना देती है जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो ये कप नुमा संरचना, जो यहां से, मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूं जैसे पिंक, यहां से ये जो जा रही है, जो पिंक वाली नली है, यहां तक, इसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है पीसीटी, ठीक है, क्योंकि ये शब्द आता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ। समीपस्थ इसलिए बोला कि जो बोमन कैप्सूल के पास में जो नली होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? पास में है तो समीपस्थ है, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल है। अच्छा, फिर आप देखोगे ये वाली, ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है, जिसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूं या फिर ग्रीन से कर देता हूं, नीचे वाला ये वाला भाग, जो ग्रीन वाला भाग है, ये आप जो भाग देख रहे हो इसको बोलेंगे हैनल लूप। क्या बोलेंगे अपन? हैनल लूप। हैनल लूप बोलते हैं, हैनल लूप, ठीक है। फिर हैनल लूप जो होगा वो आगे चल के यू आकार का होता है ये। फिर ऊपर जो होती है इस वाले ट्यूब को, हैनल लूप के भी दो भाग है, एक तो होती है आरोही जो ऊपर चढ़ती है, ये यू जा रही है, और ये क्या होती है? अवरोही जो नीचे उतरती है। तो इस भाग को बोलेंगे अवरोही भुजा, जो ये आ रही है अवरोही भुजा, ठीक है। जो ऊपर चढ़ रही है वो कौन सी होगी? आरोही भुजा। ये कौन सी है? आरोही। फिर आपको ये वाली जो ट्यूब सॉरी, ये वाली जो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को, ये वाली, इसको बोला जाता है डीसीटी। क्या बोला जाता है? डीसीटी। ये देखो पीसीटी लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे अपन डीसीटी को बोलेंगे डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? कुंडलित नलिका, ठीक है। फिर ये अंत में जाके यहां से देखो बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर जो क्लस्टर होता है उसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। जो धमनी या ग्लोमेरुलस के अंदर आती है उसको बोलेंगे अभिवाही, अभी आओ, और अप मतलब जाओ, ठीक है, और वापस इससे जाने वाली जो होगी उसको बोलेंगे अपवाही, अभी आने वाला, अप जाने वाला, ठीक है, और क्लस्टर बनता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर नीचे जो होता है वो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, कप जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। बोमन संपुट के पास में जो ट्यूब होती है उसको बोला जाता है पीसीटी। क्या बोला जाता है? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे चल के ये यू आकार की ट्यूब में खुलती है जिसको बोला जाता है क्या? हैनल लूप। क्या बोला जाता है? हैनल लूप। हैनल लूप जो होता है वो आगे चल के वापस किस में जुड़ता है? डीसीटी में। किस में टूटता है? डीसीटी में। और डीसीटी अंत में जाके एक लाइन इसके अंदर जुड़ता है, इसको बोला जाता है संग्राहक नलिका। क्या बोला जाता है इसको? संग्राहक नलिका, या इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है, संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। यानी यूरिन जो होगा वो यहाँ पे बनेगा और यहां से बनने के बाद में या डीसीटी के अंदर आता है, ठीक है, डीसीटी के अंदर बनता है और डीसीटी से ये कहा जाता है संग्राहक नलिका के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप यहां देख रहे हो कि दूसरे यहाँ पे एक देखो एक पोर्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे भी छूटा हुआ था, ये सेम ये वाला है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। यानी कह सकते हैं कि कई सारे नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका एक होती है, सही है। यहां पे भी दूसरा जो होगा, जैसे सपोज मान लो ये बोमन कैप्सूल, ये आपके आ गया ये समीपस्थ नलिका,
और इस तरह से ये संग्राहक में जुड़ गया। ठीक है, तो देखो ये एक वही है बोमन कैप्सूल है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगी, ये ग्लोमेरुलस, अपिवाही धमनी, अपवाही धमनी। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे जो होता है उसको बोला जाता है, जो धमनियों का समूह जो होता है या धमनिकाओं का समूह जो होता है, वैसे तो कैपिलरीज होती है यहाँ पे, ये कैपिलरीज का समूह जो होता है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोला जाता है, वासा रेक्टा। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये कई बार जब यूरिन जब बनता है उस समय क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो होता है, देखो सीधी सी बात है, ये धमनी बड़ी है, इसका आकार छोटा है। जब बड़ी पाइप से अगर छोटी पाइप में जब पानी आता है, ठीक है, और आर्टरी है, ध्यान रखना आर्टरी है यानी धमनी है, और धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, धमनियों के अंदर ये अपने पढ़ा कि धमनियों के अंदर प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसका ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, सकरा होता है। ठीक है, तो ल्यूमेन सकरा होता है, तो इसकी जो भित्ति मोटी होती है धमनियों की, और धमनियों की भित्ति जब मोटी होती है तो इसमें प्रेशर भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। जब अधिक प्रेशर से छोटी छोटी ट्यूब के अंदर जो ये शाखाओं के अंदर बढ़ गई है, जिसको ग्लोमेरुलस अपन ने बोला, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जब अभिवाही धमनी रक्त लेके आएगी, यानी यूरिया को जब लेके आती है, तो यहाँ पे क्या होता था, अधिक दाब के कारण सीधा जो कुछ बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं, यानी कोशिकाओं को छोड़ के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको छोड़ के दूसरे बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे सब्सटेंस ये आ गए। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे सपोज मान लो अपन रूम के आगे खड़े हुए, ठीक है, और बहुत जने स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति खड़े हुए और पीछे से बहुत सारा धक्का आ जाए, तो जिसको नहीं जाना होता है वो भी क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सब्सटेंस या बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको शरीर में अभी भी जरूरत है, उनको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो उनको फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो होता है, जो ये रुधिर वाहिनियां होती है, ये क्या करती है, वापस जो शरीर में जिनकी जरूरत है उनका वापस पुनः अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं। और पुनः अवशोषण के बाद में अंत में, और पुनः अवशोषण का होता है पीसीटी में, एनल लूप में, ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो डीसीटी में। और पुनः अवशोषण की क्रिया जो होती है इन भाग के अंदर होती है, यानी जो यूजफुल सब्सटेंस है जिनकी बॉडी के अंदर अपन को जरूरत है, वो अगर बाई चांस यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, बाई चांस क्या मतलब आते ही है, ठीक है, तो उनका जो अवशोषण जो है वो वापस हो जाता है, यानी पुनः अवशोषण हो जाता है रुधिर और वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, जल का भी अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का भी अवशोषण होता है। ठीक है, और ये अवशोषण में हार्मोन भागीदारी देता है, वैसोप्रिन। तो यहाँ पे जल का क्या होगा, पुनः अवशोषण हो जाता है। दूसरे जो पदार्थ है यूजफुल, जिनकी जरूरत है, जो भूल चूक से यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, धक्का लगने से वो आ गए थे, प्रेशर के कारण आ गए थे, जिनको आना नहीं था, तो वो क्या हो जाता है, उनका वापस पुनः अवशोषण हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किन, इन रुधिर वाहिनियों के द्वारा। जब रीअब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद में एक लिक्विड बनता है या लिक्विड बचता है, उसी को ये बोला जाता है क्या, मूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूत्र या यूरिन बोला जाता है। वो यूरिन जो होता है वो कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। कहाँ पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका के अंदर आता है। फिर यही संग्राहक नलिका, मैंने आपको बोला था पहले कि यही संग्राहक नलिका किसमें खुलती है, यही संग्राहक नलिका जो खुलेगी वो मेजर कैलिक्स में खुलती है। मेजर कैलिक्स जो होता है वो किसमें खुलती है, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र से मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से यूरिनरी ब्लडर में यानी मूत्राशय में, और धीरे 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 तो यहां से बूंद 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 करके थोड़ा 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 यूरिन जो होता है वो वहां पे आता है, कहां पे, वक्र श्रोणी के अंदर आ जाता है, और वहां से मूत्रवाहिनी निकली हुई रहती है, उस मूत्रवाहिनी से क्या चला जाता है, ये मूत्राशय के अंदर आ जाता है, और धीरे 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 मूत्राशय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही ये बढ़ जाता है तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, अपना मस्तिष्क देता है कि अब आपको मूत्र विसर्जन करना चाहिए, यानी टॉयलेट आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन टॉयलेट करने चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा तंत्रिकाओं का खेल है, तंत्रिका इनको कंट्रोल कर रही है, इनमें भी कई सारे हार्मोन्स की भागीदारी होती है। ठीक है, तो ये सब आपस में एक समन्वय की तरह, यानी आपस में मिलके ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मिलके ये कार्य करते हैं, मूत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूत्र के निर्माण के अंदर किसने काम किया, नेफ्रॉन के अंदर इसने काम किया। अब ये कैसे होता है, कैसे किस प्रकार होता है, वो अगर अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे इसको। ठीक है, तो आज अपन ने देखो जैसे नाइट्रोजिनस जो है वो अपन ने पढ़ा कि भाई नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को रूप में अपन बाहर निकालते हैं, मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं, कई सारे अपशिष्ट बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना होता है, और नाइट्रोजिनस जो निकालते हैं वो कौन, उत्सर्जन कहलाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है वो किसकी होती है, किडनी की होती है।
फिर आता है अमोनिया, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, और इसमें वक्र का कोई भागीदारी या अहम भूमिका नहीं होती है। फिर होता है यूरिया, जिसके अंदर अपन आते हैं, मनुष्य आते हैं, जो यूरिकोटैलिक होता है, ठीक है, और यूरिकोटैलिक के अंदर क्या होगा कि भाई यहाँ से यूरिया के रूप में ये बाहर निकालते हैं, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा जो होता है यूरिक अम्ल, जिसमें पानी की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है, इसलिए ये गोलिकाओं के रूप में, जैसे सरीसृप वगैरह जो होते हैं, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये पैलेट्स के रूप में, यानी क्या बोल सकते हैं, बीट के रूप में ये क्या करते हैं, अपना यूरिक एसिड के रूप में अवसर्जन करते हैं। फिर अगर ना ह्यूमन के अंदर पढ़ा, तो मैंने देखो आपको यही बताया था, ये जो अभी जो संग्राहक नलिका जो थी वो यहाँ पे खुलेगी, इसके अंदर यहां से ये इसमें आएगा, और यहां से होता हुआ कहा जाएगा यूरिनरी या यूरेटर में जाता है, या मूत्रवाहिनी में जाता है। यूरेटर जो होता है वो यहाँ खुलता है, इसके अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है, और यहाँ से अपन इसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो मूत्र ऐसे इस तरह से निर्माण होगा, ठीक है। वक्र जो सेम के बीच के आकार का होता है, इसके ऊपर ये ग्रंथियां मिलती है, ठीक है। नर में वक्र जो का भार जो होता है वो ज्यादा होता है, मादाओं के अंदर कम होता है, ठीक है। इसमें ये थोरेसिक और तीसरी कटी जो कशेरुक होती है वहां पे ये स्थित होते हैं, ठीक है। ये भ्रूणीय मेजोडर्म से स्थित होता है, ये मेटानेपिक होता है, ये पीछे की तरफ होता है, इसलिए रिट्रो पेरिटोनियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके ऊपर क्या मिलती है, एडिनल ग्रंथि मिलती है, ठीक है। फिर है मूत्रवाहिनी, जो मूत्र को लेके जाएगी, मूत्रा से जहाँ पे एकत्रित होता है, ठीक है। यहाँ पे डिट्रेसर जो होती है, क्या पेशियां पाई जाती है जो इसकी साइज को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। फिर है मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर, नर के अंदर कैसा होता है, ये एक ही होता है, और मादा के अंदर कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाले भाग को प्रोस्टेट या यूरेथ्रल भाग बोला जाता है, दूसरे को झिल्ली नुमा, और अंतिम वाले भाग को क्या बोला जाता है, शीर्षी भाग बोला जाता है। फिर होता है किडनी, किडनी के जो होता है उसमें एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है अस्थि मज्जा के अंदर। रेनिन जो हार्मोन होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मानव झिल्ली के अंदर पेरिटोनियम झिल्ली होती है, उसके ये पीछे स्थित होते हैं, तो पीछे स्थित होने में इसको रिट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है। और जो इसकी सतह जो होती है, बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, बाहर की तरफ जो भाग होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है, ठीक है। बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है, और समीपस्थ नलिका आती है, ठीक है। और मेडुला के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या आती है, ये पिरामिड्स आते हैं, ठीक है। और पिरामिड जो होते हैं वो सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको बटननी क्या बोलते हैं, इसको बटननी के स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बटननी के स्तंभ कहा जाता है। फिर आपको अपने ग्लोमेरुलस के बारे में बताया, ठीक है। ये भी वही है, किडनी। तो आज की क्लास में इतना ही। शुभ दिन आपका, धन्यवाद।